हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संविधान में आगे बढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो किन किन मुद्दों पे डिस्कस हो चुका है पहले इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े हैं संविधान का विकास। सबसे पहले लेक्चर आपका हुआ विकास का। विकास के बाद आपने पढ़ा उद्देशिका, ठीक, आपने पढ़ लिया उद्देशिका। उद्देशिका के बाद आपने पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ लिया? संघ राज्य क्षेत्र पढ़ लिया। और इन तीनों टॉपिक्स पर जितने क्वेश्चंस बनने थे वो सारे के सारे हमने मॉक भी करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी के आगे, जिसे आप पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 में, ठीक। तो संविधान का भाग 2 पढ़ना है आपको, जिसमें प्रावधान है किसका? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? इंडियन सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। तो यह कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। प्रायः यह सवाल बनता है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है। और कहां से कहां तक विस्तार है इसका? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक इसका विस्तार है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसका विस्तार है। क्लियर? तो हम आते हैं कि एक एक अनुच्छेद डिस्कस की जाए या हमें इसको साइड करना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 395 मूल अनुच्छेद हैं, लेकिन 463 अनुच्छेद वर्तमान समय में हैं। तो इन सारे अनुच्छेदों को पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक। पहले पार्ट में मैंने चारों अनुच्छेद इसलिए बताए क्योंकि वहां आपको थोड़ा सा समझना था। यहां पर अब आपको चूज करके चलना होगा, सेलेक्ट करके चलना होगा कि हमें कौन कौन से आर्टिकल पे फोकस करना है। तो मैंने पहले भाग में बताया था कि सिर्फ एक अनुच्छेद जरूरी है, अनुच्छेद 2। और इस भाग में हम बताते हैं कि इन 5 से लेके 11 अनुच्छेद के मध्य मात्र आर्टिकल 11 को आपको पढ़ना है कि अनुच्छेद 11 में क्या है और क्या प्रावधान है। ओके, तो आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर कि नागरिकता क्या है और कैसी नागरिकता भारत में है और कहां से हमने ये प्रावधान कॉपी किया या कहां से प्रभावित है, ठीक। तो भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। ओके, तो जब नागरिकता की बात होती है तो भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। कैसी? सिंगल, ठीक, सिंगल सिटीजनशिप है ये। तो जब सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है तो ये कहां से लिया गया? तो भारतीय संविधान में यह प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर? और कोई ऐसा भी देश है जहां एक नागरिकता से अधिक की नागरिकता का प्रावधान है? जी हां, यूएसए में दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है और ब्रिटेन में सिंगल है। तो हमने नागरिकता का सिंगल सिटीजनशिप का प्रोग्राम कहां से कॉपी किया है? ब्रिटेन से कॉपी किया है। क्लियर? तो हमारा यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से आया है। क्या है एकल नागरिकता का मतलब? क्या है पहले ये जान लीजिए। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत के नागरिक को सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी, वो है भारतीय। क्लियर? इसके साथ यदि वो किसी अन्य देश की भी नागरिकता लेता है, यदि वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो क्या हो जाएगा? उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओके, तो एकल नागरिकता का मतलब है कि सिर्फ एक नागरिकता और वो भी अपने देश की। यहां थोड़ा सा अपवाद है। एकल नागरिकता में भारत में क्या अपवाद है, क्या विवाद है? वो ये है जम्मू कश्मीर के विषय में। क्लियर? जम्मू कश्मीर के विषय में ये विवाद है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? वहां की संवैधानिक परिस्थितियां अलग है, ठीक। अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और अनुच्छेद 35A के तहत उसे विशेष प्रावधान मिला हुआ है। तो इस आधार पर जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता है और साथ साथ भारत की भी नागरिकता है। तो ये भारतीय संविधान का अपवाद है, लेकिन संविधान की मूल ढांचे में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का ही प्रावधान माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं
कि जब ये नागरिकता का प्रावधान बनाया गया तो क्या क्या हुआ और कैसे कैसे भारत की नागरिकता के विषय में क्या क्या नियम बनाए गए। ठीक, तो भारतीय संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में बताया गया है कि ऐसे सभी लोग जो भारत के संविधान लागू होने से पहले मतलब 26 जनवरी 1950 या इसके पूर्व से ही 5 वर्ष से लगातार, कितने वर्षों से, 5 वर्षों से लगातार अगर भारत में प्रवास कर रहे हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले से भारत में प्रवास कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर। तो इस आधार पर अनुच्छेद 5 व्यवस्था करता है कि भारत की नागरिकता जस्टिफाई हो गई। लेकिन अब सारे अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ने, आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या प्रावधान करता है इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 11 बताता है कि भारत में नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक, तो नागरिकता के विषय में संसद ने कानून बनाया क्या, जी हां, संसद ने नागरिकता के लिए कानून बनाया कब, 1955 में, और इसे कहा जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्या कहा जाता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है इसे। इसके द्वारा यहां पर निश्चित किया गया कि भारत की नागरिकता किस प्रकार मिल सकती है, क्योंकि 5 ने जस्टिफाई कर दिया था कि 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो मिल जाएगा। लेकिन अब अगर नए लोग जो ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड होंगे, कैसे कानून बनाया जाएगा, क्या कानून बनेगा, इसका अधिकार मिला पार्लियामेंट को कि नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को प्राप्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि संसद ने कानून बनाया तो क्या किया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आने के बाद पार्लियामेंट ने व्यवस्था की कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कितने, 5। 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम के आधार पर अधिनियम में नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके बताए गए हैं, प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। कितने, 5, कि 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी, नंबर 1 जन्म से। ठीक, जन्म से मतलब बाई बर्थ। ठीक, बाई बर्थ पाई जा सकती है। और दूसरी है वंश परंपरा से। कैसे, वंश परंपरा से। ठीक, तीसरी है देशीकरण, देशीयकरण। चौथी है पंजीकरण, पंजीकरण। और 5वां है भूमि अर्जन। कैसे, भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वंश परंपरा को कहते हैं बाई डिसेंट, बाई डिसेंट। क्या कहेंगे, बाई डिसेंट। ठीक, बाई डिसेंट। और पंजीकरण, देशीकरण को कहेंगे बाई न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे, बाई न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। और भूमि अर्जन को कहेंगे लैंड एक्विजिशन। ठीक, क्या कहेंगे, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऑफ लैंड। ठीक, ठीक। तो 5 तरीके कौन से बनाए गए, जन्म से बाई बर्थ, वंश परंपरा बाई डिसेंट, देशीकरण बाई न्यूट्रलाइजेशन, पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक, और भूमि अर्जन बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो इतने तरीके से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ये 5 तरीके बताए गए। इसमें बड़ी थोड़े से विशेषताएं हैं। कभी कभी वो विशेषताएं क्वेश्चन में घुमाकर पूछ देते हैं और आप लोगों के लिए समस्या हो जाती है। तो हम इन 5 को डिस्कस कर देते हैं। ठीक,
डिस्कस कर देते हैं और आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा और उससे वो आपके काम आएगा। बाई बर्थ का क्या मतलब है, जन्म से का क्या मतलब है, कहां व्यक्ति जन्म ले तो नागरिकता भारत की मिले। ठीक, तो इसमें बताया गया कि यदि किसी बालक का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो, पहली व्यवस्था बताती है कि जन्म क्या हो, हर विशेषता के, हर जो है नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विशेषताएं, कैसे कि जन्म क्या कहां हो, जन्म हो भारत में, भारत में जन्म हो, पहली विशेषता भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जन्म हो। और दूसरी विशेषता इसकी है कि जब इस बालक का जन्म हो, जब बालक का जन्म हो तो जन्म के समय इस बालक के पिता या माता में से कोई एक भी भारत के हो। ठीक, जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो। क्लियर? तो बच्चे का जन्म कहां हुआ हो, व्यक्ति का जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। तो देखिए ऐसा होता है, इसे इसलिए बनाया गया कि बहुत से कंडीशंस ऐसे होते हैं, बहुत से विदेशी भारत आते हैं, 2-2, 3-3 साल के जो है वीजा पर आते हैं, या भारत में तमाम विदेशी राजदूत भी कार्य कर रहे हैं, उनके भी बच्चों का जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर होता है। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ है तो उसे ऐसे ही भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी, बल्कि इसमें संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है। ठीक, तो यह है बाई बर्थ, जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता पाने का पहला प्रावधान। दूसरा था वंश के आधार पर। क्या था? दूसरा था वंश के आधार पर। तो बाई डिसेंट, तो वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी? वंश के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर यह प्रावधान है, बनाया गया है कि जन्म कहां हो, बालक का जन्म हो भारत के बाहर, भारत के बाहर। इसे इसलिए बनाया गया कि अगर कोई बालक भारत का है, उसके माता पिता भारतीय हैं और वो कहीं बाहर किसी दूसरे देश में कुछ समय के लिए प्रवास कर रहे हैं और उसी समय किसी का जन्म होता है, तो यहां तो पहला प्रावधान कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पहला प्रावधान जन्म से बताता है कि बालक का जन्म भारत में हुआ हो। तो उस समस्या के समाधान के लिए दूसरा तरीका बताया गया कि वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति, मतलब बालक का जन्म भारत के बाहर हो, लेकिन यहां भी एक मुद्दा जुड़ा हुआ है कि जन्म के समय क्या हो, जन्म के समय बालक के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो। ठीक, भारत की नागरिकता हो तो व्यक्ति क्या होगा, जिस बालक का जन्म होगा उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिल जाएगी। तो जन्म के आधार पर जन्म भारत में हो और माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, वंश के आधार पर जन्म भारत के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जन्म के समय उनके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा आधार है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो पंजीकरण देखते हैं, पंजीकरण में क्या क्या है, पंजीकरण की क्या क्या व्यवस्था है। तो पंजीकरण का पहले आधार कुछ और था, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक, पंजीकरण में बताया गया था पहले कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह तक भारत में प्रवास कर ले लगातार, तो उसे भारत में नागरिक के तौर पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पंजीकृत किया जा सकता है। लेकिन इसमें सुधार किया गया और अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यह कितना है, 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भारत में 5 वर्ष तक प्रवास करता है तो वह पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर लेता है, लेकिन पंजीकरण के तरीके से प्राप्त की नागरिकता सामान्य अधिकार प्राप्त नागरिकता नहीं होती, बल्कि उसे उतने अधिकार नहीं मिलते जितने भारत के सामान्य नागरिक को मिलते हैं। ओके, अब आते हैं चौथे पर। यह तीसरा था, पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण। चौथा है देशीयकरण, बाय न्यूट्रलाइजेशन, देशीय
करण। ठीक, देशीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक, यहां पर नियम बनाया गया है, यहां पर क्या हो गया है? 5 वर्ष। ठीक, यहां पर नियम है कि 5 वर्ष तक, लेकिन यहां पर नियम बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से भारत में प्रवास कर रहा हो, कितने? 10 वर्ष से भारत में प्रवास कर रहा हो, तो बाय न्यूट्रलाइजेशन या देशीकरण के उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए आपको देशीकरण प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा और उसके आधार पर आप भारत के सामान्य नागरिक समझे जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं 5वें पर, लास्ट में, वो है भूमि अर्जन। क्या है? भूमि अर्जन। भूमि अर्जन में मतलब होता है भूमि अर्जन का बाय लैंड एक्विजिशन। तो यदि भारत के पास जो भूमि पहले से थी, अगर उसमें जो लोग रह रहे हैं तो वो भारत के नागरिक माने गए 5 साल से, ऐसा पहले भी अनुच्छेद 5 में लिखा गया है, बताया गया है। लेकिन जैसे 1975 में सिक्किम का विलय हुआ, सिक्किम भारत संघ का राज्य बना। ठीक, या गोवा और दमनदीप का विलय बाद में हुआ। ठीक, गोवा 1961 में मिलाया गया, दमनदीप 1954 में मिलाया गया। तो इन क्षेत्रों में दोनों समस्याएं थी। एक तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भी नहीं आते ये कि जन्म भारत के 26 जनवरी के पहले 5 साल पहले से भारत में प्रवास कर रहे हो, क्योंकि वो तो सिक्किम अलग देश था। तो इस कंडीशन में क्या व्यवस्था बनाई गई कि यदि भारत में कोई भूखंड ऐसा शामिल होता है जो अभी 26 जनवरी 1950 या 1955 तक भारत का अंग नहीं था, अगर वह क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र पे रहने वाले लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? लैंड एक्विजिशन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। तो अब तक 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर। ठीक, और भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। ये पांचों में एक बार फिर रिपीट करता हूं कि यदि किसी बालक का जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ हो, भारत में हो, भारत भूमि पर हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भी भारतीय है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे नागरिकता किस आधार पर मिलेगी? जन्म के आधार पर। यदि किसी बालक का जन्म भारत के बाहर होता है और भारत के बाहर जब वो जन्म लेता है तो उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो तो वो बाई सेंसस जो है वो नागरिकता पा जाएगा, बाय क्या बोलते हैं, वंश के आधार पर नागरिकता पा जाएगा। पंजीकरण, अगर 5 साल प्रवास कर ले भारत में तो आप एज ए सिटीजन रजिस्टर्ड हो सकते हैं। देशीकरण, अगर 10 साल प्रवास किया हो तो पंजीकरण में 5 वर्ष और देशीकरण में 10 वर्ष। और भूमि अर्जन, यदि कोई देश या कोई राज्य या कोई भूखंड भारत में विलय किया जाता है तो उस देश या भूखंड या उस राज्य के रहने वाले लोग स्वतः भारत के नागरिक अपने आप हो जाएंगे। किस आधार पर? उन्हें नागरिकता मिलेगी भूमि अर्जन के आधार पर, जैसे कि सिक्किम के नागरिकों को मिली हुई है। ठीक, अब आते हैं कि इसी के तहत, इसी अधिनियम में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ही नागरिकता की समाप्ति का भी प्रावधान बनाया गया है। और नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान के विषय में संविधान में लिखा है कि नागरिकता समाप्त 3 आधारों पर हो सकती है। कितने आधारों पर? 3 तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। और वो 3 तरीके कौन है, हम लोग अभी बात करते हैं। तो ये रहा नागरिकता की प्राप्ति का प्रावधान। अब हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार बताए गए, 3 बेस बताए गए हैं कि 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और वो कैसे है? नंबर 1, अगर आप भारत की नागरिकता त्याग करके किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, या बिना त्यागे ही किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता ग्रहण करने पर, ठीक, ग्रहण करने पर एक तरीका ये हो गया कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना भारत की नागरिकता को छोड़े ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा? उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत से समाप्त कर दी जाएगी। ओके,
दूसरा आधार क्या बनाया गया तीन आधारों में? दूसरा आधार, आप कहीं की नागरिकता ले या न ले, लेकिन यदि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, कैसे? स्वेच्छा से। यदि आप स्वेच्छा से, सेल्फ से, अपनी इच्छा से, अपने मन से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक। और तीसरा जो आधार है वही सबसे खतरनाक है, और वो ये है कि अगर संसद चाहे या सरकार चाहे तो सरकार कानून बनाकर इस आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सरकार कोई पागल तो है नहीं कि ऐसे ही अनाप शनाप कानून बनाएगी। सरकार कुछ मेजर पॉइंट्स को पकड़कर ही कानून बनाएगी, और सरकार ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत जस्टिफाई किया, डिसाइड किया कि वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिन आधारों पर भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इसके तहत सरकार ने जो डिसीजन लिया वो हम आपको बताते हैं। ये सरकार ने जो कानून बनाया 1955 में, तो सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पहला आधार सुनिश्चित किया, वो है ये। देखिए अभी बताते हैं हम आपको कि वो आधार है कि पहला आधार है युद्ध के समय। कब? युद्ध के समय किसी शत्रु की सहायता करने पर, किसी शत्रु देश की सहायता करने पर। ठीक, शत्रु की सहायता करने पर। ठीक, अगर भारत युद्धरत है किसी देश के साथ और आप अगर शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगा। ठीक, और दूसरी शर्त यह है भारतीय संविधान में आस्था न रखने पर, भारतीय संविधान में आस्था, ठीक, फेथ न रखने पर। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी भारतीय संविधान में श्रद्धा नहीं है, वह भारतीय संविधान के अनुपालों का पालन नहीं करता, भारतीय संविधान को नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता, क्योंकि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान। और अगर सर्वोच्च सत्ता में ही आपको भरोसा नहीं है तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तीसरा आधार बनाया गया है कि गलत तरीके से नागरिकता लेने पर। कैसे? गलत तरीके से नागरिकता लेने पर, गलत तरीके से नागरिकता लेने पर, नागरिकता लेने पर मतलब आपके पास यहां नागरिकता प्राप्त करने के दो और तरीके हैं। कौन कौन से? पंजीकरण और देशीकरण। पंजीकरण में 5 साल और देशीकरण में 10 वर्ष। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है, किसी प्रकार से ये शो करने की कोशिश की गई है कि 10 साल न रहने के बाद भी 10 साल रहने का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, या भारत में जन्म नहीं हुआ है उसे जबरदस्ती शो किया गया है, तो इस प्रकार के तमाम फ्रॉड भी होते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से यह भेद खुला कि आपके पास जो नागरिकता है वो आपने गलत तरीके से अर्जित की है, तो भारत सरकार आपकी मिली हुई नागरिकता को समाप्त कर देगी। ठीक, तो 3 आधार हो गए, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, भारतीय संविधान में आस्था न रखने पर, और गलत तरीके से नागरिकता लेने पर। ठीक, चौथा आधार बनाया गया है इसमें, वो ये है कि किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। मतलब यदि कोई भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक, तो यदि कोई स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह भारत की नागरिकता छोड़ करके अपने पति के देश की नागरिकता लेती है। तो मतलब विदेशी अगर नागरिकता ग्रहण की गई तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ओके, और 5वां आधार सुनिश्चित किया गया है कि लगातार 7 वर्ष तक देश के बाहर रहने पर। कितने? लगातार 7 वर्ष तक, 7 ईयर, 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, देश से बाहर रहने पर। ठीक, तो यदि आप लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रह रहे हैं तो इस आधार पर भी आपकी नागरिकता
समाप्त हो सकती है। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के भी आधार सुनिश्चित किए गए और समाप्त करने के भी आधार सुनिश्चित किए गए। तो प्राप्त करने के 5 आधार और समाप्त करने के 3 आधार बताए गए। प्राप्त करने के 5 आधार जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अर्जन। लेकिन समाप्त करने के 3 आधारों में किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, स्वेच्छा से या सरकार कानून बनाकर के ये आधार सुनिश्चित की कि यदि आप युद्ध के समय किसी शत्रु देश की सहायता करते हैं तो नागरिकता छीन ली जाएगी। भारतीय संविधान में अगर आपकी आस्था नहीं है तो नागरिकता छीन ली जाएगी। गलत तरीके से नागरिकता यदि आपने प्राप्त की है और सरकार इस बात की सूचना पहुंचती है तो नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लगातार 7 वर्ष तक देश के बाहर रहते हैं तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ओके, इसके साथ साथ देखिए एक दौर था ये, इसके बाद भारत में सरकारों का परिवर्तन हुआ, नई नई सरकारें आई और नई नई सरकारों ने नए नए प्रावधान बनाए। ठीक, सन 2003 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए नागरिकता कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास किया और वह परिवर्तन 2005 में जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इस परिवर्तन में क्या किया गया कि भारत में वैसे तो एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी भारतीय मूल के हैं जो भारत में नहीं रह रहे हैं बल्कि विदेशों में रह रहे हैं। तो उनके लिए एक दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान बनाया गया। वो दोहरी नागरिकता तो नहीं कही जा सकती, लेकिन दोहरी नागरिकता जैसा ही प्रावधान है, क्योंकि जब संविधान के मूल स्ट्रक्चर में एकल नागरिकता है तो दोहरी नागरिकता को यहां कहां जगह मिलेगी। ठीक, तो दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान में क्या किया इन्होंने कि भारत में ऐसे लोग जो भारत की मूल के होकर के किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो उनके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई कि उनको भारत की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए। तो दिसंबर 2003, कब? दिसंबर 2003 में दिसंबर 2003 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी साहब। ठीक, लक्ष्मीमल सिंघवी साहब की अध्यक्षता में जो ये कमेटी बनी थी, इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन लोगों को किस आधार पर भारत से जोड़ेंगे जो लोग भारत के बाहर चले गए हैं। ठीक, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अपना सुझाव दिया कि इनके लिए एक विशेष नागरिकता का प्रावधान किया जाए। उसे पूरी तरह से नागरिकता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक विशेष प्रकार की नागरिकता है जिसे आप कहते हैं समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिक। ठीक, या इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं सीमा पारीय। क्या कहेंगे? सीमा पारीय भारतीय नागरिकता। और इसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई, वह व्यवस्था है OCI, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कार्ड जारी किया गया। कब? सन 2003 में। और यह कार्ड जब 2003 में जारी किया गया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, तो मात्र 16 देशों के नागरिकों के लिए जारी किया गया था। कितने देशों के नागरिकों के लिए जारी किया था? मात्र 16 देशों के लिए। उसके बाद सन 2005 में इस पर फिर से विचार किया गया और 2005 में अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि ऐसे सभी देश जिन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वो देश, उस देश में रहने वाले भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता OCI कार्ड के द्वारा, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के माध्यम से ले सकते हैं। यह एक प्रकार की दोहरी नागरिकता मानी जाती है। ठीक, और इस 2005 के प्रावधान में OCI और साथ साथ POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की भी बात की गई। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। क्या क्या थी? एक थी OCI और दूसरी थी POI। ठीक,
क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI। ये है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, ऐसे लोग जो भारत में जन्म लिए थे लेकिन अब विदेशों में रह रहे हैं। ठीक, तो अब क्या किया गया है? सन 2015 में इन दोनों के लिए एक नया संशोधन लाया गया। कब? 2015 में, और इसको एक साथ विलय करने का भी प्रस्ताव चल रहा है। तो जो आपके यहाँ समुद्र पारी भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, इसमें फिर रिपीट करूंगा कि दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर समुद्र पारी भारतीय नागरिकता या सीमा पारी भारतीय नागरिकता के विषय में विचार किया गया, और उसके बाद सन 2003 में 16 देशों के लोगों को यह नागरिकता दी गई, और इसे 2005 में बढ़ा करके संपूर्ण विश्व के लिए कर दिया गया। पूरी दुनिया में कहीं भी भारत के लोग रह रहे हैं, लेकिन 2 देशों को छोड़कर। कौन कौन से? 2005 में एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। इन 2 देशों के लोगों को OCI कार्ड नहीं दिया जाता। शेष दुनिया में कहीं भी अगर भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें OCI कार्ड और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की व्यवस्था दी जाती है, और 2015 में इसे फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों का एक में विलय करने का प्रस्ताव आया। ओके, तो फ्रेंड्स, इस नागरिकता के लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत सफिशिएंट है, और इसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप कमेंट जरूर करिए, ठीक, कमेंट बॉक्स में, और जो भी समस्याएं हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वी अगेन थैंक यू।